नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप यूपी टेट 2016 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए सबका कंप्लीट पेपर सोल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूछा गया था निरामिष किसे कहते हैं। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला प्रश्न है, जिसमें चौथा विकल्प देखिए दिया गया है मृत्यु का इच्छुक। तो मृत्यु का जो इच्छुक इच्छा रखने वाला होता है उसे हम लोग बोलते हैं मुमूर्षा। क्या बोलते हैं? मुमूर्षा बोलते हैं। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, तो डी वाला गलत हो गया। सी वाला देखिए रात्रि में विचरण करने वाला, तो इसे हम लोग बोलते हैं निशाचर। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से मोक्ष का इच्छुक, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम लोग बोलते हैं मुमुक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा मांस रहित भोजन। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो निरामिष वाक्यांश के लिए एक शब्द मांस रहित भोजन, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था शहद शब्द है। ध्यान से देखिएगा, शहद के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प दिया गया है तत्सम। तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गए हैं, यानी मूल रूप से संस्कृत के शब्द। लेकिन शहद जो है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत में शहद को मधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मधु बोलते हैं। तो अगर मधु होता तो ये तत्सम होता, और इसी को मधु का विकार रूप हिंदी में मध हम लोग बोलते हैं। मध को शहद बोलते हैं, गांव देहात में आप लोग मध बोलते हैं। तो मध जो होगा वो तद्भव होगा, लेकिन प्रश्न में हमसे शहद पूछा गया है, तो ना तो ये तत्सम है ना ही तद्भव है, देशज भी नहीं है। ये जो शब्द है वो आगत है। आगत शब्द क्या होते हैं? जो किसी दूसरे विदेशी भाषा से आए हुए हैं उसे हम लोग आगत शब्द बोलते हैं। शहद जो है वो आगत शब्द के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। तो वनिता का प्रयोग स्त्री के अर्थ में होता है। ऑप्शन नंबर बी स्त्री इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था मुकुंद किसका पर्याय है। तो मुकुंद जो होता है वो विष्णु भगवान का पर्याय होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था काहे री नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है। तो इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कबीर दास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी कबीर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चौथा विकल्प दिया गया है आलोक पर्व। आलोक पर्व जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि प्रश्न हमसे रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा गया है। ठीक है। सी वाले की अगर बात करें क्षण बोले कड़ मुस्कुराए, तो ये जो है ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा रचित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसके बाद से बात करें अगर विकल्प नंबर ए की, तो विकल्प नंबर ए जो है माटी का फूल, ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित निबंध संग्रह है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया। तो इनको ये पुरस्कार 1972 ईस्वी में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था अर्ध स्वर है। चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए री जो होता है वो स्वर होता है, और ये जो मूर्धा श होता है ये व्यंजन होता है, तो ये तो उत्तर होगा नहीं। ई और उ दोनों स्वर हैं, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। री की अगर बात करें तो ये स्वर होता है, और री जो होता है ये हिंदी में नहीं होता है बल्कि संस्कृत में होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा य और व। य और व जो होता है वो अर्ध स्वर बोले जाते हैं, क्योंकि जब य को हम लोग बोलते हैं तो बोल करके देखिए य आपके जिह्वा का जो अगला भाग होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठ करके मुड़ जाता है, और पूरा ऊपर टच भी नहीं होता है ताकि वायु बाहर ना निकल पाए। इसलिए देखिए स्वर क्या होता है? स्वर वो होता है जिसका उच्चारण करने में किसी दूसरे का सहायता ना लेना पड़े। लेकिन व्यंजन क्या होता है? व्यंजन वो होता है जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और य और व जब आप बोलेंगे तो य और व बोलने में जो जिह्वा का अगला हिस्सा है वो मुड़ करके ऊपर की तरफ पूरा तो नहीं टच होता है। पूरा टच हो जाता तो वायु बाहर नहीं निकल पाती, तो जो एक तरीके से व्यंजन है वो
उच्चारित ही नहीं हो पाता। तो आधा टच होता है जिससे बहुत कम वायु निकलती है और इसीलिए इसे अर्धस्वर की श्रेणी में रखा गया है। य और व जो होता है वो अर्धस्वर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चौथा विकल्प दिया गया है, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना, ये गलत है। अपराधी की पहचान हो जाना, ये भी गलत है। अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, अपराधी का शंकाग्रस्त होना। जो चोर होता है वो हमेशा उसके मन में भय बना रहता है, डर रहता है, और इसी को बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि वह शंकाग्रस्त हमेशा रहता है कि कब मैं पकड़ में आ जाऊं। इस प्रकार से उसके मन में हमेशा भय शंका बना रहता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, चौथा विकल्प दिया गया है प्रस्तावना। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि एक ही बात को बार बार दोहराया जा रहा है। प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जब आप शुरू कर रहे हैं उसका प्रथम जो चरण होता है उसे हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी शीर्षक का प्रथम चरण जो होता है वो प्रस्तावना होता है। जैसे आप लोगों ने बीएड बीटीसी के दौरान प्रस्तावना कौशल पढ़ा होगा। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि आप लोग बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में जानने के लिए जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं उससे रिलेटेड पहले जो प्रश्न पूछते हैं उसको प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से अगर बात करें प्राक कथन की, तो प्राक कथन क्या होता है? प्राक का मतलब होता है पूर्व और कथन का मतलब होता है कुछ भी बोलना, स्टेटमेंट टाइप का। ठीक है, तो प्राक कथन क्या हो गया? तो प्राक कथन एक तरीके से भूमिका आप समझ सकते हैं। जैसे कुछ भी कहने से पहले आप भूमिका बनाते हैं। जैसे आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो पहले हाय हेलो कहते हैं ना, ताकि वो अगला बंदा कंफर्टेबल हो जाए और आप किसी मुद्दे पर बातचीत कर पाए। तो ये क्या है? ये भूमिका ही तो है। यानी कि आप अपना कथन कहने से पहले, प्राक का मतलब क्या हो गया? आप जो कुछ भी बात करना चाहते हैं उससे पहले की जो प्रक्रिया है, यानी जो भूमिका बना रहे हैं, उसको प्राक कथन बोला जाता है। तो प्रस्तावना और प्राक कथन तो हमारा उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये एक ही बात को बार बार दोहराने की बात कर रहा है। आगार की बात करें तो आगार जो होता है इसका हिंदी में अर्थ होता है कि भंडारण या फिर जहां पर कुछ स्टोर करके रखा जाए। मकान हो गया, इस प्रकार से कुछ चीजें जहां पर कुछ स्टोर किया जा सके उसे हम लोग आगार बोलते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब 3 विकल्प तो वैसे ही कट गए, एक ही विकल्प केवल बचा, पिष्ट पेषण। यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पिष्ट पेषण सही जवाब है। यानी एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर सी पिष्ट पेषण सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? ध्यान से देखिएगा, बुद्धिहीन के बारे में पूछा गया है। अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि वह एक बुद्धिहीन बालक है, तो बुद्धिहीन किसकी विशेषता बता रहा है? बालक की। और बालक क्या है? संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में विशेषण दिया गया है। जो बुद्धिहीन है वह विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि ये बालक जो कि संज्ञा है उसकी विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? ध्यान से देखिएगा, आपने कई इस प्रकार के उदाहरण देखे होंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से बालक गिरा, छत से ईंट गिरी, ये सभी एक ही प्रकार का है। यहां पर किसी ना किसी वस्तु का दूसरे चीज से अलगाव हो रहा है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते पेड़ से टूट करके अलग हो रहे हैं। छत से ईंट गिरा तो ईंट छत से गिर करके अलग हो गया। पेड़ से बालक गिरा तो बालक पेड़ से गिर करके अलग हो गया। तो जहां पर अलगाव की स्थिति होती है वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है। दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अपादान कारक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाधन उर्मी मिलकर के महोर्मी बनता है। अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें गुण संधि होगा। अब ये बना कैसे देखिए, महा का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है, और उर्मी का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? बड़ा ऊ आ रहा है। तो जब आ का बड़ा ऊ से मेल होता है तो ये ओ में कन्वर्ट हो जाता है। ओ में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब ये बना कैसे, यहां से देखिए आ की मात्रा जब हम लोग स्वर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? केवल मह बचेगा। यहां तक क्लियर? उसके बाद से ये प्लस ओ ये कन्वर्ट हो चुका है तो ये ओ ऐसे जुड़ जाएगा। और उसके बाद से देखिए यहां पर क्या बचा है? यहां पर आपका बचा है ये ऊ तो कन्वर्ट हो गया है, केवल ये बचेगा, मी बचेगा, मी। ठीक है, तो अब ये देखिए ये ओ जो है ये स्वर है और इसका ये जो हा व्यंजन है इससे मेल होकर के क्या बन जाएगा? महो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? महो बन जाएगा। और ये मी वाला आकर के यहाँ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, महोर्मी। इस प्रकार से ये पूरा बनता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद महाधन उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सटीक उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, समष्टि का विपरीत शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा व्यष्टि। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी व्यष्टि इसका सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, करपट का तद्भव रूप है। तद्भव हमसे पूछा जा रहा है, तद्भव क्या होते हैं? तो संस्कृत के ऐसे शब्द जिसमें विकार उत्पन्न हो गया हो उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो करपट है ये एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम करपट का तद्भव हमें बताना है। तो करपट का मतलब होता है कपड़ा, और यहाँ पर देखिए चौथे विकल्प में देखिए कपड़ा जो है ये इसका तद्भव रूप है, यानी कि करपट में विकार उत्पन्न होकर के कपड़ा में कन्वर्ट हो गया करपट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? ध्यान से देखिएगा, पहला दिया गया बारात और दूसरा दिया गया बसंत। बसंत नहीं होता है बल्कि वसंत ऋतु होता है, तो ये गलत हो गया। पहला देखिए बारात दिया गया, बारात नहीं होता है बारात होता है, ठीक है। और ये बसंत नहीं होता है वसंत होता है, तो ये भी गलत हो गया। डी वाले में देखिए बारात दिया गया, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर सी, देखिए बारात और वसंत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथही बान की वायु उड़ाओ के लक्षण लक्ष्य करो आरिहा समरथही। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर देखिए क्रोध की बात की गई है, क्रोध की बात की गई है, और क्रोध जो होता है वो किस रस के अंतर्गत आता है? वो रौद्र रस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा छंद है? तो जब आप देखेंगे तो इस पहले वाले में और तीसरे वाले में कुल 13 मात्राएं हैं, और दूसरे में और चौथे में देखेंगे तो इसमें कुल 11 मात्राएं हैं। तो किस छंद में इस प्रकार का एक तरीके से संयोजन होता है जिसमें पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है? तो आप कहेंगे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक दोहा। दोहा में पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाक्य शुद्ध है। दिए गए विकल्प में देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है? पहला दिया गया मोहन और गीता गा रही हैं, तो ये गलत है। गीता और मोहन गा रहा है, तो ये भी गलत है। मोहन और गीता गा रही है, ये भी गलत है। देखिए मोहन और गीता यहाँ पर द्विवचन है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? शब्दकोश यानी डिक्शनरी की बात की जा रही है। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में शब्दों को डिक्शनरी में ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दो शब्द लिख रहा हूँ, आंट और दूसरा लिख रहा हूँ एक्ट, तो दोनों में आप देखेंगे 3 अल्फ़ाबेट है, और किस प्रकार से आप इन दोनों को पहले कौन आएगा ये आप कैसे सर्च करते हैं? तो सबसे पहले दोनों में पहले अल्फ़ाबेट को देखेंगे तो दोनों में पहला अल्फ़ाबेट दोनों में कॉमन है। उसके बाद से अगर कॉमन हो जाता है तो फिर अगले अल्फ़ाबेट पे जाते हैं। अगला अल्फ़ाबेट यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर सी है। तो ABCD जो अल्फ़ाबेट आप पढ़ते हैं उसमें पहले सी आता है और एन बाद में आता है, यानी एक्ट पहले आएगा डिक्शनरी में और आंट बाद में आएगा। उसी तरीके से आपको हिंदी में भी देखना होता है। हिंदी में जिस प्रकार से आप वर्णों का क्रम पढ़ते हैं, जैसे अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ औ अंग अह, उसके बाद से क ख ग घ शुरू होता है, पूरा ये अंत तक जाते हैं। तो इसी क्रम में आपको डिक्शनरी में भी देखना होता है, और जिस क्रम में ये वर्ण होते हैं उसी क्रम में डिक्शनरी में सभी शब्द मेंशन होते हैं। तो अब देख लीजिए, पहला शब्द आपको क्लीव दिया गया है। क्लीव में आधा क से शुरू हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? आधा क मतलब कि यहाँ पर स्वर नहीं मिला हुआ है, स्वर रहित है, और स्वर रहित का मतलब नीचे हलंत लगेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या आया हुआ है? ल आया हुआ है, और ल पर बड़ी ई की मात्रा आया हुआ है, और प्लस अंत में व आया हुआ है। यहाँ तक इस प्रकार से आपका क्लीव ये शब्द में वर्णों का विच्छेद होगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए क्रम कैसे लिखेंगे आप? तो पहले क लिखेंगे, उसके बाद से र लिखेंगे, फिर उसके बाद से म लिखेंगे। ये बन करके आपका क्रम बनता है, ठीक है, ठीक है। और ये र पूरा नहीं होगा बल्कि नीचे हलंत होगा, तो ये नीचे आकर के इस पर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए कृषक लिखा हुआ है, तो कृषक आप कैसे लिखेंगे? कृषक लिखने के लिए क हो जाएगा, उसके बाद से नीचे जो र है वो री की मात्रा है, तो क्री, और उसके बाद से मूर्धा स, और उसके बाद से क। इस प्रकार से कृषक लिखेंगे। किसान आप कैसे लिखेंगे? क फिर प्लस री की मात्रा, उसके बाद से तालव्य श
फिर आ की मात्रा और प्लस नू, ठीक है, या फिर नू को आप ऐसे लिख सकते हैं न और फिर छोटा ऊ की मात्रा, इस प्रकार से, ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा नहीं, छोटा ऊ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कृषाणु। अब देखिए चारों शब्दों में आप देखेंगे पहला वर्ण सब में क आ रहा है, सब में पहला वर्ण क्या आ रहा है, क आ रहा है, ठीक है, पहला वर्ण क आ रहा है, सब में कॉमन है, तो अब इससे तो कंपेरिजन हो नहीं पाएगा, यानी अब हमें दूसरे वर्ण पर जाना पड़ेगा। पहले क्लीव जो शब्द दिया गया इसमें दूसरा वर्ण ल है और उसके बाद से क्रम में दूसरा वर्ण र है, इसके बाद से कृषक में देखिए दूसरा वर्ण री है और उसके बाद से इसमें भी री है कृषान में। तो देखिए अ आ ई जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब स्वर में जाएंगे तो री आता है और ल और र उसके बाद आते हैं। क्यों? क्योंकि ल और र जो है वो व्यंजन आते हैं और हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर दिए गए हैं और री जो है वो स्वर है। लेकिन अब ये देखिए ना, इन दोनों में री कॉमन आ गया, यानी कि अब ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों जो कृषाण और कृषक हैं वो पहले आएंगे इन दोनों से, लेकिन इन दोनों में दूसरा वर्ण कॉमन हो गया, इसलिए अब हमें तीसरे पर जाना होगा। अब देखिए तीसरे के लिए हमें कैसे करना होगा, तो तीसरे वर्ण में अब मूर्धा स और तालव्य स में हमें देखना होगा कि पहले कौन आएगा। तो हिंदी वर्णमाला में तालव्य स फिर उसके बाद मूर्धा स आता है, यानी कि ये जो कृषाण है ये पहले नंबर पर आएगा, तो ये पहले नंबर पर हो गया। उसके बाद से ये कृषक वाला आएगा तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। उसके बाद से देखिए ल और र में हमें देखना है कि कौन पहले आएगा, तो य र ल व, य र ल व, यानी र पहले आएगा। र कौन सा था, क्रम वाला, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा और अंत में क्लीव बचेगा और ये चौथे नंबर पर हो जाएगा। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा आएगा, तो सबसे अंत यानी चौथे नंबर वाला आएगा। तो चौथा नंबर वाला कौन सा है, क्लीव है, यानी क्लीव जो है ये हिंदी वर्णमाला हिंदी शब्दकोश में हिंदी डिक्शनरी में सबसे अंत में शब्द आएगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था चराचरम जगत में कौन सा समास है। देखिए जब इसका समास विग्रह करेंगे तो आएगा चर और अचर, चर और अचर आएगा। अब देखिए यहां पर प्रथम पद चर है और दूसरा पद अचर है, चर और अचर। जब भी प्रथम और अंतिम पद दोनों अगर प्रधान हो तो वहां पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं माता पिता, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आता है, माता और पिता आता है। साथ ही साथ माता शब्द और पिता शब्द दोनों यहां पर प्रधान है। इसी प्रकार से दिन रात बोलें तो दिन और रात, यानी सब में और शब्द आएगा और दोनों पद प्रधान होंगे, तो वहां पर हमेशा क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ध्यान से देखिएगा, उपसर्ग क्या होते हैं, तो जो शब्द किसी मूल शब्द के पहले जोड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। जैसे कि यहां पर मूल शब्द क्या है, यहां पर मूल शब्द है आगत और इस मूल शब्द में अभी शब्द जोड़ करके यहां पर अभ्यागत बना हुआ है, यानी अभी प्लस आगत मिलकर के अभ्यागत बना हुआ है। अब ये बनता कैसे, देखिए अभी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अ प्लस यहां पर भ प्लस छोटी ई की मात्रा, यहां तक ठीक है, क्योंकि ये जो छोटी की मात्रा है ये स्वर है, ये जो छोटी की मात्रा ये स्वर है और ये व्यंजन से मिलकर के पूरा अभी बना हुआ है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब ये प्लस आगत कैसे बना हुआ है, अ प्लस आ की मात्रा और गत इसमें जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए मेल इन दोनों वर्णों का होगा, मेल इन दोनों वर्णों का होगा तो ई प्लस अ मिलकर के ये य में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, य में। अब देखिए अब ये अ और ये स्वर रहित भ बचा हुआ है, तो ये कैसे बनेगा, ये अ और स्वर रहित भ को हम लोग आधा भ लिख सकते हैं और ये य जो इन दोनों के मेल से बना हुआ है ये यहां पर आकर के पूरा हो जाएगा। और ये आगत, अब ये देखिए आ की मात्रा है तो ये य पर आ की मात्रा लग जाएगी और गत अंत में बचेगा अभ्यागत। इस प्रकार से ये वर्ड बना हुआ है। तो हमसे यही पूछा गया था कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए अभी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या होते हैं, तो जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देते हैं उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो रमणीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा, अनीय। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा यानी मदर टंग में दी जाए, यह किसका मानना है। तो ये मानना है महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए आगमन विधि, निगमन विधि और अव्याकृति विधि ये तीनों उपयुक्त है।
लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं उपयुक्त है? क्योंकि कक्षा अभिनय में यानी रोल प्ले किया जा रहा होगा। अब मान लीजिए कि बच्चे को नाटक में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है, तो क्या उसके माध्यम से वो व्याकरण सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। निगमन विधि ये कहता है कि बच्चे को पहले नियम बताया जाएगा, उसके बाद से उदाहरण बताया जाएगा। आगमन विधि ये कहता है कि पहले उदाहरण बताया जाएगा तब नियम बताया जाएगा। तो ये और अव्याकृति प्रणाली, ये तीनों ऐसे हैं जिसके माध्यम से बच्चे को व्याकरण बताया जा सकता है। लेकिन कक्षा अभिनय प्रणाली यानी रोल प्ले, नाटक, इस प्रकार का कोई भी जो प्रणाली है, इसके माध्यम से बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाया जा सकता। इसलिए यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कक्षा अभिनय प्रणाली उपयुक्त नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, आनंद कादिंबिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इसका प्रकाशन मिर्जापुर से होता है। उत्तर प्रदेश में ये मिर्जापुर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, आदिकाल की रचना है। तो चारों विकल्पों में से देखिए आदिकाल की रचना कौन सी है? दिए गए विकल्प में देखिए खुमान रासो, ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, और इसके रचयिता की अगर हम लोग बात करें तो दलपति विजय इसके रचयिता है। इसके अलावा आदिकाल की अन्य रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो बिमल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये सभी जो है वो आदिकाल की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब भी आपने कभी बीएड बीटीसी में पाठ योजना बनाया होगा तो आप उद्देश्य कथन करते हैं कब? कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए आप प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद से आप बच्चे जहां पर फंसते हैं उसके बाद से आप उनको इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं कि बच्चे आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को आप हिंदी का वर्णमाला बताना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उससे ये जानना चाहते हैं कि बच्चे किसी वर्ण के बारे में जानते हैं या नहीं। तो आप उनसे बोल सकते हैं कि बच्चों अ से क्या होता है, आ से क्या होता है। तो अगर बच्चा बता ले रहा है कि अ से अनार होता है, आ से आम होता है, यानी कि बच्चे को वर्णों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। लेकिन अगर आपने पूछा कि बच्चे म से क्या होता है और अगर वो इसको नहीं बता पाया, यानी कि वह थोड़े बहुत वर्णों को जानता है और बाकी पूर्ण वर्णों को नहीं जानता है, अब उसके बाद ये प्रस्तावना के प्रश्न हो गए जहां पर आप बच्चे के पूर्व ज्ञान को जान लिए। अब इस प्रस्तावना प्रश्न के बाद आप उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों आज हम लोग हिंदी के वर्णमाला के बारे में सीखेंगे। तो ये कब हो रहा है? ये प्रस्तावना प्रश्न के बाद होता है। ठीक है, दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर उत्तर हो जाएगा वाक्य प्रयोग। क्यों वाक्य प्रयोग होगा? देखिए कई बार क्या होता है कि जो चीज़ जो मान लीजिए कोई गद्यांश आप पढ़ रहे हैं तो उस गद्यांश में हो सकता है कि कुछ शब्दों का अर्थ आपको ना पता हो, लेकिन उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग जिस प्रकार से हुआ है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि हाँ इस रेफरेंस में बात की जा रही है, यानी इस शब्द का अर्थ ये हो सकता है, यानी कि आप एक अनुमान लगा पाते हैं। और जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो होता यह है कि बच्चे उसको दैनिक जीवन से जोड़ करके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चे को नल के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो नल के बारे में आप कितना भी उसको लेक्चर दे दीजिए, लेकिन जब तक वो उसके दैनिक जीवन में प्रयोग नहीं हो रहा होगा तब तक छोटा बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा। क्योंकि हम लोग कक्षा 1 से 5 के बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका मेंटल लेवल ऐसा होता है कि वो मूर्त अवस्था में जब तक चीज़ों को नहीं देखेंगे या फिर अपने दैनिक जीवन से जोड़ करके नहीं सीखेंगे तब तक वो उन चीज़ों को सही से एक्वायर नहीं कर पाते हैं। तो व्याख्यान तो बिल्कुल ही निगेटिव होता है प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए। चित्र निर्माण की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर अगर मैं केवल बच्चे को बता दूँ कि ये नल है, इस प्रकार से ये पानी गिरता है, तो क्या ये इसे कोरिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर वाक्य के प्रयोग करके ही बताना होगा कि आप अपने घर में जब सुबह उठते हैं तो शौच जाने से लेकर के फिर ब्रश करते हैं, वो सब आप पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो वो बच्चा बताएगा कि हमें टोटी खोलते हैं या फिर नल खोलते हैं, वहाँ से हमें पानी मिलता है। तो यहाँ पर ये नल बच्चा कैसे पहुँचा? जब आप उसका वाक्यों में प्रयोग करके उससे पूछ रहे हैं या फिर उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। केवल चित्र के माध्यम से वो नहीं समझ पाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हालांकि ये बिल्कुल निगेटिव नहीं है, लेकिन ये पहले से इंक्लूडेड है ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि आप चित्र बनाएंगे या फिर बच्चे को जब उसके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे के माइंड में एक स्कीमा
बना हुआ है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि वो बच्चा नल अपने घर में देखा ही होगा। जो चीजें बच्चे देखते हैं वो उसका एक इमेज बना लेते हैं अपने माइंड में, जिसको जीन पियाजे ने स्कीमा का नाम दिया था। यानी वो जो चित्र निर्माण है वो बच्चे के माइंड में स्कीमा के तौर पर पहले से सेव है, लेकिन केवल चित्र दिखाने से काम नहीं चलेगा, उसका वाक्यों में भी प्रयोग करना होगा। ठीक है, और भ्रमण तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भ्रमण जो होता है, शैक्षणिक भ्रमण, वो प्रत्यक्ष अवस्था में देखने तक ही केवल सीमित है। अब बच्चा तो पहले से नल देखा हुआ है ना, अब उसको उसके घर ले जाकर के नल थोड़ी दिखाना है। बच्चा नल देखा हुआ है, उसको वाक्यों में प्रयोग करके बताएंगे, तब कहीं ना कहीं वो उसके अर्थ को सही ढंग से समझ पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, फिर से हमसे निगेटिव वाला पूछा गया। देखिए, पहला दिया गया किंडरगार्टन, दूसरा दिया गया मॉन्टेसरी और तीसरा दिया गया ड्रैकाली। ये तीनों जो है वो भाषा शिक्षण की पद्धति हैं, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो होता है वो जो सीखना होता है, लर्निंग होता है, अधिगम होता है, उसके अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाना है। अब बड़ा सा कॉन्सेप्ट अचानक से बच्चा तो सीखेगा नहीं, उस बड़े से कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बांट दिया जाता है, और प्रत्येक कॉन्सेप्ट को जब बच्चा सीख लेता है तो उसको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कई इस प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत देखे थे कि पुनर्बलन का सिद्धांत, जो स्किनर का सिद्धांत है, उसमें क्या होता था कि जब चूहा उस लीवर को दबाता था तो उसको खाने के लिए कुछ मिलता था। खाना उसके लिए क्या है? मोटिवेशन है। यानी कि जिस काम को करने से किसी को कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा। अब बड़े से कॉन्सेप्ट को जब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हमने बांट दिया और प्रत्येक कॉन्सेप्ट के बाद से बच्चे को कुछ मोटिवेशन मिल रहा है, यानी वो उस काम को करने के लिए फिर प्रेरित होगा। यानी धीरे धीरे करके वो पूरे लंबे कॉन्सेप्ट को सीख लेगा। यही होता है अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि बड़े से पार्ट को कंप्लीट करने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में कंप्लीट करना, और प्रत्येक पार्ट कंप्लीट करने के बाद से उसको एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ चीजें देना, या फिर कुछ इंटरनली उसको कुछ राहत मिलना, मोटिवेशन मिलना, ये करके वो पूरे पार्ट को कंप्लीट कर पाएगा। इसे बोलते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये जो होता है ये सीधे लर्निंग से जुड़ा हुआ है, ना कि भाषा शिक्षण से। प्रश्न हमसे भाषा शिक्षण के अनुसार पूछा गया था, इसलिए ये इसके लिए इस रेफरेंस में निगेटिव हो जाएगा, और चूंकि निगेटिव वाला ही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यूपी टेट 2016 प्रश्न पत्र के हिंदी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपने देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।